हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंपली कॉमर्स एकेडमी। और हम जैसा कि अपनी लास्ट वीडियो में कंटिन्यू कर हम 2024 एग्जाम की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और उस सीरीज में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है स्पेशल जनरल। सर क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर लेंगे और लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जैसा कि आपको पता है जो हमारा एक तरीका है कि किसी भी क्वेश्चन को शुरू करते वक्त हम आपके साथ उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा रिकैप करते हैं और उस रिकैप के बाद फिर हम आपके साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन तो हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, बट इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक दफा आपको इसके कॉन्सेप्ट का छोटा सा रिकैप करवा देता हूँ, जहां से मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पेशल जर्नल क्या होता है, क्यों होता है, कौन सी कंपनी इसे फॉलो करती है और इसको फॉलो करने का क्या फायदा है, ये तमाम चीजें। और डेफिनेटली सर हम आपके साथ उस फॉर्मेट का रिकैप भी करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे प्लस माइनस के साथ साथ फॉर्मेट बहुत मैटर कर रहा होता है। आप किसी भी टॉपिक की तरफ जाएं तो आप देखें हर टॉपिक के अंदर फॉर्मेट की एक अहम इंपॉर्टेंस है, चाहे वो जनरल जर्नल हो, कैश बुक हो, पेटी कैश बुक हो, रिकंसिलिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप किसी भी टॉपिक का नाम लें, हर टॉपिक को सॉल्व करने के लिए उसके फॉर्मेट की एक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगला जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम आपके साथ स्पेशल जर्नल को एक छोटा सा रिकैप करेंगे और उसके साथ साथ आपको इसके फॉर्मेट को भी रिकैप करवाएंगे। आइए देखिए जनाब, स्पेशल जर्नल होता क्या है। सबसे पहली चीज कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द की पॉइंट फॉर स्पेशल जर्नल और ये अकाउंटिंग में क्यों यूज हो रहा होता है। सबसे पहला, कॉमन स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल की कितनी टाइप्स हो सकती हैं या ज्यादातर स्पेशल जर्नल कितनी कैटेगरीज के होते हैं, तो वो हैं सेल्स, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। डेफिनेटली अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इन तमाम जर्नल के साथ फेमिलियर होंगे। लेकिन सर सॉल्व तो हम कर लेते हैं, फॉर्मेट भी हम सीख लेते हैं या रट्टा लगा लेते हैं। सर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, इन फॉर्मेट्स का क्या फायदा है और इसको सॉल्व करते वक्त हमने क्यों इन तमाम फॉर्मेटिंग और उन स्पेसिफिक रूल्स का ख्याल रखना है जो हमें इस टॉपिक में सिखाई जाती है। सॉल्व करना एक अलग बात है, बट उस क्वेश्चन के या उस टॉपिक के सॉल्यूशन का या उसकी वर्किंग का कॉन्सेप्ट का पता होना एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि ना सिर्फ आपको एग्जाम में मदद करता है बट के जब आप इस टॉपिक को आगे जाके कंपनीज के अंदर अप्लाई करेंगे, जब इस तरह की जॉब को अप्लाई करेंगे, तो सर आपको इनके कॉन्सेप्ट का भी पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज एफिशिएंसी। सर स्पेशल जर्नल करता ये है कि ये टाइम सेविंग कर रहा होता है। किसकी? सर बाय ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन। देखें जब आप जनरल जर्नल सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास, आप गौर करें, परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन जरा ज्यादा होती है। वो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, 10-12 ट्रांजैक्शन होती है, तो एग्जामिनर आपके साथ इतना सारा क्वेश्चन नहीं दे सकता। लेकिन सर कंपनी लेवल पे देखें, परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन से ज्यादा क्वांटिटी में रखती है। ठीक है, देखें रेंट एक्सपेंस आपने मंथ में एक दफा देना है, और अगर आपने उसको 3-4 महीने का एक साथ दे दिया, यानी कि प्रीपेड रेंट कर दिया, तो डेफिनेटली वो ट्रांजैक्शन एक दफा हुई, अब साल के आखिर में या 3-4 महीने के बाद ही रेन्यू। बिजली का बिल, गैस का बिल या यूटिलिटी बिल्स अगर मैं कहूँ, कितनी बार आते हैं? मंथ में एक दफा। एम्प्लॉय को सैलरी कितनी दफा देंगे? मंथ में एक दफा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, ये सब कब रिकॉर्ड करेंगे? मंथ या साल में एक दफा। लेकिन सर परचेज और सेल ये वो ट्रांजैक्शन हैं जो फ्रीक्वेंटली हो रही होती हैं बिजनेस के अंदर। इनकी क्वांटिटी 1, 5 या 10 नहीं होती, बल्कि इन 100 और इन थाउजेंड्स भी हो सकती हैं। आप अपने घर के आसपास किसी भी शॉप, किसी भी मार्ट या किसी भी लोकल स्टोर की एग्जांपल ले लें। आप देखें वहां पे आप जैसे मल्टीपल कस्टमर जाके चीजों को खरीद रहे होते। आप किसी बड़े मॉल या मेगा सेंटर में चले जाएं, आप वहां देखें उन मॉल्स में सेल परचेज हो रही होती है और कितनी तादाद में हो रही होती है। अगर आप किसी मार्ट में गए हैं, मशहूर जो लाइन जैसे वॉलमार्ट है, कॉस्को है, इम्तियाज है, चेज है, आप देखें जब सामान लेने के बाद आप उस कस्टमर लाइन में खड़े हैं अपने सामान को पैक करवाने के लिए, कितने कस्टमर्स हैं? आपके बाद भी लाइन में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आपके पीछे भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं। इसका मतलब सर सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अब अगर उन ट्रांजैक्शन को आप अपने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना अगर आपने शुरू कर दिया, तो सर डेफिनेटली वहां पे एरर की भी गुंजाइश होगी, डुप्लीकेशन की भी गुंजाइश होगी, और सर ह्यूमन एरर तो हमेशा मौजूद है। अगर ऐसा किया जाए कि परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन को सेपरेटली रिकॉर्ड कर लिया जाए, एक सेपरेट जर्नल क्रिएट कर दिया जाए, तो सर इससे होगा क्या?
एक ऐसा बंदा हम असाइन करते हैं, कर सकते हैं, जिसका सिंपली काम ये होगा कि वो सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे और सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। इसी तरह हम एक ऐसा बंदा असाइन कर दें जो परचेज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे और परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। और इन दोनों ग्रुप से हटके, यानी कि सेल और परचेज से हटके अगर कोई ट्रांजैक्शन बच जाती है, उसके लिए हम एक नॉर्मल अकाउंटेंट को रख लें। उससे होता यह है कि एफिशिएंसी और काम में गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। सेल्स की ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ वो एक पर्टिकुलर बंदा देख रहा है जिसको हमने सेल्स जर्नल और सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल मेंटेन करने के लिए रखा हुआ है। इसी तरह सर परचेज की ट्रांजैक्शन सिर्फ वो बंदा मेंटेन कर रहा है जिसको हमने परचेज और परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए रखा हुआ है। वहां पे पेज भी ज्यादा होगा, वहां पे क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। और सर देखें, जब आप एक काम को बार बार कर रहे होते हैं ना, तो आप उस चीज में माहिर हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो वहां पे होता यह है कि गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। और सर परचेज और सेल से हटके जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए हमने एक सेपरेट बंदे को रखा हुआ है। तो एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, टाइम बच जाता है, एरर की गुंजाइश कम हो जाती है। सर जो हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है परचेज और सेल का, वो भी मैनेज हो जाता है इन ग्रुप्स को, इन जनरल को सेपरेटली रिकॉर्ड करने से। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है सर, वो होती है इम्प्रूव इंटरनल कंट्रोल। देखें, हर कंपनी के अंदर अगर आप जाएं, खास तौर पे ट्रेडिंग कंपनी, जैसे मैं एक रिकॉल, एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको बता दूं कि दुनिया में 3 तरह की इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेट कर रही है। सर एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और थर्ड जो होता है वो होता है सर्विस बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वो है जो किसी और के खरीदे हुए माल को आगे जाके कस्टमर को बेचता है। इसकी एग्जांपल कौन सी है? अगर आप अपने एरिया के किसी भी जनरल स्टोर, किसी भी लोकल स्टोर में जाए, आपको वहां पे पेप्सी मिल जाएगी, कोक मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी, बिस्किट्स मिल जाएंगे, लेस, राइट, कैडबरी डेयरी, मतलब इस तरह के मल्टीपल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या ये मार्ट या जनरल स्टोर ये प्रोडक्ट बनाते हैं? जी नहीं, ये खुद कंपनी से खरीदते हैं और अपनी दुकान पर रख के एक नॉर्मल कस्टमर आपको और मुझे बेच रहे होते हैं। ये जिस बिजनेस के अंदर है इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। जबकि ऑन दी अदर हैंड जिनसे ये माल खरीदते हैं वो है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो उन चीजों को बना के इस तरह के स्टोर को बेच रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस कौन सी? सबसे पहले आपके सामने एक एग्जांपल मौजूद है। मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं आपको कोई चीज बना के नहीं दे रहा, मैं आपको दे रहा हूँ सर्विस। इसी तरह आप जिस लैपटॉप पे इंटरनेट की मदद से ये वीडियो देख, इंटरनेट क्या है? वो भी एक सर्विस है। आप जिस मोबाइल नेटवर्क को यूज कर रहे हैं वो भी एक सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, तो 3 तरह के बिजनेस करिए। जैसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्पेशल जर्नल ज्यादातर जो मेंटेन हो रहा होता है वो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर होता है, जहां पे सेल और परचेज की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जस्ट मैं वहां से मैंने आपको ये चीज कनेक्ट करने की कोशिश करी है। और लास्ट चीज सर इसकी रिपोर्टिंग फिर हो जाती है आसान। अगर एक ही बंदा पूरा जनरल मेंटेन कर रहा है, सेल वो देख रहा है, सेल रिटर्न देख रहा है, परचेज देख रहा है, परचेज रिटर्न देख रहा है, और फिर इससे हटके जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको भी देख रहा है, सर ऐसे बंदे को फिर एंड में अगर रिपोर्ट करने की बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की बात है, तो होगा क्या? होगा ये कि सर एक मिक्सअप होके एक बेहतरीन किस्म का चाइनीज पकौड़ा बन जाएगा और किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, बनाने वाला भी कंफ्यूज, देखने वाला भी कंफ्यूज। तो बेहतर क्या है, चीजों को अलाइन कर दें, चीजों को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, रिपोर्टिंग आसान हो जाएगी, टाइम बचेगा, एरर की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई कि सर स्पेशल जर्नल क्यों बनाया गया है, इसको बनाने का फायदा क्या है, और इससे हम क्या क्या चीजों को अचीव कर सकते हैं बनाने के बाद। बात कर लेते हैं सर जरा फॉर्मेट, ऊपर आइए, ये देखें सर स्पेशल जर्नल जैसा कि आपको पता है कि 4 कैटेगरीज के हैं, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल। अब देखें फॉर्मेट सबका सेम है, कुछ माइनर जगह पे चेंज है। सबसे पहला सर टॉप पे सबसे पहले नाम का चेंज होगा, परचेज जर्नल जहां पर होगा वहां परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज जर्नल हो या परचेज रिटर्न जर्नल, जो बीच की हेडिंग होती है उसको हम बोलते हैं नेम ऑफ सप्लायर। लेकिन जब आप सेल और सेल रिटर्न जर्नल की बात कर रहे हैं तो जो बीच की हेडिंग होगी उसमें नाम होगा नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि परचेज के मामले में आप सामान खरीदते हैं तो जो बंदा आपको सामान सप्लाई करता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सप्लायर। सेल्स के मामले में हम अपने कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, इसलिए हम इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? कस्टमर। एक फर्क मैंने आपको ये बता दिया। सर एक फर्क और है, वो है लास्ट की एंट्री का।
जब आप परचेज जर्नल बना रहे हैं तो लास्ट में जो एंट्री आप पास करते हैं वो होती है परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, जबकि सेल्स के अंदर जो एंट्री होती है वो होती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सर परचेज रिटर्न जनरल के अंदर जो एंड में ट्रांजैक्शन होती है वो होती है अकाउंट पेएबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। इसी तरह जस्ट सर सेल रिटर्न एंड अलाउंस की जो एंट्री होगी वो होगी सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सर इस फॉर्मेट को बनाते वक्त आपने किन चीजों का ख्याल रखना है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। जब आप परचेज और परचेज रिटर्न जनरल को बना रहे हैं तो आपने सबसे पहली पॉइंट का ख्याल रखना है वो है कि तमाम ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि हम एंट्रीज को चीजों में मल्टीपल जर्नल्स में तोड़ रहे हैं और ऐसी ट्रांजैक्शन जो ज्यादा अकर होती सॉरी उसको हम मल्टीपल ग्रुप्स बना के चीजों को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने तमाम परचेज और सेल को हटा दिया, सेपरेट कर दिया और सेपरेट जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उन्हीं परचेज सेल के अंदर हमारे पास कैश और क्रेडिट यानी कि पैसे पे और उधार पे ट्रांजैक्शन आ रही है, हमने उनको भी सेपरेट कर दिया। कैश वाली ट्रांजैक्शन को ले गए कैश जर्नल के अंदर जिसको हम कैश बुक बोलते हैं, 3 कॉलम कैश बुक, और जितने भी क्रेडिट वाले परचेज सेल हैं उसको हम ले आए यहाँ पे स्पेशल जर्नल के अंदर। अच्छा, अब अगर आप परचेज जर्नल बना रहे हैं, परचेज रिटर्न जर्नल बना रहे हैं तो आपने 4 बातों का खास ख्याल रखना है। पहली बात, हर ट्रांजैक्शन या क्रेडिट या अकाउंट यानी कि उधार पे होनी चाहिए। 2 वर्ड यूज करेगा, क्रेडिट या अकाउंट। आपने क्या करना है, इन दोनों का ख्याल रखना है। तमाम ट्रांजैक्शन किस पे होनी चाहिए, सर वो उनकी कैटेगरी होनी चाहिए गुड्स एंड मर्चेंडाइज ओनली, यानी कि सर एक पहली बात, सामान जो भी खरीदा जाए, जो भी ट्रांजैक्शन अकर हो रही है वो उधार पे हो, कैश वाली ट्रांजैक्शन इग्नोर होगी। दूसरा, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होगी लेकिन किसकी, सिर्फ और सिर्फ गुड्स और मर्चेंडाइज, यानी कि अगर आपने फर्नीचर खरीद लिया उधार पे, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। आपने इक्विपमेंट खरीद लिया उधार पे, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। वो कहाँ जाएगा सर, वो जनरल जर्नल पे जाएगा, क्योंकि आप फर्नीचर और इक्विपमेंट हर महीने हर दिन नहीं खरीद रहे होंगे। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन वंस इन अ ब्लू मून, महीने में एक दफा, 3 महीने में एक दफा करो। लेकिन सर परचेज और सेल मर्चेंडाइज ये होती है ऑन अ डेली बेसिस। इसके बाद आपने तमाम कैश ट्रांजैक्शन को इग्नोर, बेसिकली पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। क्रेडिट की ट्रांजैक्शन पे नजर रखें, कैश की ट्रांजैक्शन को इग्नोर करें। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 कनेक्टेड है। क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो लेकिन किसकी हो, गुड्स और मर्चेंडाइज की। अब भले क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है लेकिन गुड्स और मर्चेंडाइज के अलावा है, इग्नोर कर देना। सेम रूल कहाँ पे अप्लाई होगा सर, सेल्स और सेल रिटर्न जर्नल के अंदर। सर आपको ये बात पता है कि स्पेशल जर्नल के अंदर परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के साथ साथ हमसे बनवाया जाता है सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर अगर आप परचेज और परचेज रिटर्न जनरल के हिसाब से बना रहे हैं तो जो सब्सिडरी लेजर बनेगा उस पर टॉप पे नाम आएगा सब्सिडरी लेजर ऑफ सप्लायर, जबकि सेल्स वाले मामले में जो नाम होगा वो होगा सब्सिडरी लेजर ऑफ आ कस्टमर। फॉर्मेट सर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। सब्सिडरी लेजर जब आप सप्लायर का बना रहे हैं तो आपने 3 रूल्स का खास ख्याल रखना है। सबसे पहला, परचेज एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट कॉलम। ठीक है, जब आप सब्सिडरी लेजर बना रहे होंगे, ट्रांजैक्शन जब इनकर होती हैं, आपको पता है ये बात कि सब्सिडरी लेजर के अंदर परचेज और परचेज रिटर्न दोनों की ट्रांजैक्शन आ रही होती हैं, डेट वाइज आ रही होती है। अब उन डेट्स के अंदर या उन ट्रांजैक्शन के अंदर डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सप्लायर की परचेज की ट्रांजैक्शन भी होगी, परचेज रिटर्न की भी ट्रांजैक्शन होगी। परचेज की ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं, परचेज जनरल का नाम लिख रहे होते हैं यहाँ पे, और परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन जब होती है परचेज रिटर्न जनरल की तो हम लिखते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज की जब भी ट्रांजैक्शन हो उसकी अमाउंट जाएगी क्रेडिट के कॉलम में, जबकि रिटर्न की अमाउंट आएगी डेबिट के कॉलम में। ठीक है, रीजन क्या है सर इसके पीछे, रट्टा तो लगा रहे हैं लेकिन रीजन भी समझो, क्योंकि ये एक सप्लायर का अकाउंट है तो सप्लायर के लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे होते हैं या जनरल में हम हेड क्या लिखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर अली, आप एंट्री बनाएंगे परचेज डेबिट और अकाउंट पेएबल ब्रैकेट ओपन अली ब्रैकेट क्लोज क्रेडिट। तो अली का अकाउंट पेएबल बेसिकली ये वही सब्सिडरी लेजर है। अब जब जब अली परचेज आपसे करेगा क्रेडिट पे, यानी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही होगी तो वो तमाम अकाउंट पेएबल क्रेडिट हो रहे होंगे, इसलिए आप हमेशा क्रेडिट परचेज को कहाँ डालते हैं, उसकी अमाउंट को क्रेडिट को कॉलम में। और जब जब मिस्टर अली की तरफ से वो ट्रांजैक्शन रिटर्न के अंदर जाए, यानी कि क्रेडिट पे खरीदा हुआ माल अली आपको रिटर्न कर रहा है, तो सर बदले में आपका अकाउंट पेएबल कम होगा।
अकाउंट पेबल कम, सर अकाउंट पेबल लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, इसलिए रिटर्न की अमाउंट हमेशा कहाँ जाती है, डेबिट के कॉलम में। सेम रूल अप्लाई होगा एक कस्टमर के अकाउंट, जहां पे अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है और जब जब अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है तो वो डेबिट कॉलम में जाता है, और अगेन अगर कस्टमर माल रिटर्न कर रहा है तो अपने रिसीवेबल को कम करेगा और रिसीवेबल एसेट कम होता है तो क्रेडिट। सर उम्मीद करता हूं एक छोटा सा रिकैप आपको दिया गया है और उस रिकैप की मदद से आपको रिकॉल हो गया होगा ये क्वेश्चन, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर 2024 का क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई इसके अंदर रिटर्न की ट्रांजेक्शन नहीं थी, ज्यादा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया गया था और हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। सर आइए, सबसे पहली ट्रांजेक्शन, सर द फॉलोइंग आर सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बाय कासिम ट्रेडर्स ड्यूरिंग मार्च 2024। ठीक है, बनाना आपने क्या है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन परचेज जर्नल पेज 9 टोटल इन राइट एंट्री ऑन मार्च 31। यानी कि यहाँ पे जो आप एंट्री बनाएंगे वो आप बनाएंगे मार्च 31। ठीक हो गया, बना देते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन सर कब हुई है, वो हुई है मार्च 7 को। इनवॉइस नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सप्लायर का नाम मौजूद है कि बिल्कुल मौजूद है, नासिर एंड सन्स। अमाउंट कितनी है सर, 80,000। आगे बढ़े सर, मार्च 10 मार्च 10 को क्या हुआ है सर, वहां पे भी परचेज हुई है, किससे, एहसन ब्रदर्स से। कितने पे, 1,30,000। फिर अगली ट्रांजैक्शन मार्च 15 है 18 है, शुएब ट्रेडिंग कंपनी, शुएब ट्रेडिंग कंपनी, कितने से, 70,000। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी मार्च 28 को, किससे है, जाहिद सन्स, कितने पे, 6,000। जनाब अब इसका टोटल आपको पता है फॉर्मेट के हिसाब से 31 मार्च को एक एंट्री पास होगी। बेसिकली इन तमाम सप्लायर के लिए हम एक यूनिफॉर्म एंट्री पास करेंगे, जो कि अगेन एक क्रेडिट परचेज की एंट्री है, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, बट जो अमाउंट हम यूज करेंगे वो होगा इन सब का टोटल। क्या टोटल बनता है देख लेते हैं। $80,000 प्लस 130,000 प्लस 70,000 प्लस 6,000, ये बनता है 286,000। तो जनाब इसके साथ हमारा बन गया परचेज जर्नल। अगली रिक्वायरमेंट क्या है, मेक पोस्टिंग टू द अकाउंट पेबल सब्सिडरी लेजर। सर सब्सिडरी लेजर मांग रहा है आपसे, 3 कॉलम लेजर अकाउंट इन सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। 3 कॉलम देखो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का और बैलेंस का, इसलिए इसको कहा जाता है 3 कॉलम। सेल्फ बैलेंसिंग क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे हर बैलेंस के अंदर पिछली तमाम ट्रांजैक्शन से डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होके आ रहे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ पीछे आके। हमने 3 लेजर बनाने, नहीं 4 बनाने, क्योंकि यहाँ पे 4 सप्लायर है तो हम 4 बनाएंगे। सब्सिडी लेजर ऑफ नासिर एंड सन्स, ठीक हो गया। उसके बाद सब्सिडी लेजर बनेगा किसका, एहसन ब्रदर्स का। फिर हमारा सब्सिडी लेजर बनेगा शुएब ट्रेडिंग कंपनी का। और लास्ट जो हमारा सब्सिडी लेजर बनेगा वो बनेगा जाहिद एंड सन्स का, जाहिद एंड सन्स। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे रूल क्या कहा था, याद रखिएगा उस रूल्स को। सबसे पहली चीज, नासिर एंड सन्स, इनकी एक ही ट्रांजैक्शन है, कौन सी डेट को है, वो है 7 मार्च को। कौन से जर्नल से हम लेकर आ रहे हैं इसको, परचेज जर्नल, पीजे ही मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप पूरा नाम ही लिखें, परचेज जर्नल। ठीक हो गया, पीजे बल्कि हम यहाँ दे देंगे पोस्ट रेफरेंस के अंदर, इधर पीजे। अगर परचेज रिटर्न जर्नल से आ रहा होगा तो हम रेफरेंस देंगे PRJ, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। मैंने आपसे क्या कहा था कि जितनी भी
परचेज जनरल की ट्रांजेक्शन होंगी वो कहाँ जाएंगी, क्रेडिट के कॉलम में। तो नासिर एंड सन्स का जो जर्नल है ये परचेज जर्नल है, जो अमाउंट है ये एपी की अमाउंट है यानी कि अकाउंट पेबल, और सेम अमाउंट जाएगी हमारे कहाँ पे, बैलेंस के अंदर। अगर यहाँ पे नासिर एंड सन्स की कोई रिटर्न की ट्रांजेक्शन होती, मिसाल दे रहा हूँ कि 4000 का उन्होंने ट्रांजेक्शन जो है हमें रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा ना वो कुछ इस तरीके से काम करेगा कि 80,000 में से 4,000 कम हो जाएगा और ये आ जाएगा 76। इसलिए इस लेजर का नाम होता है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, क्योंकि ये हर ट्रांजैक्शन के बाद ये बता रहा होता है कि इस पर्टिकुलर सप्लायर से अब मेरा बैलेंस कितना रहता है पे करने का। अकाउंट पेबल है ना, कस्टमर होगा तो वो आपको अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दे रहा होगा, और इन डेबिट क्रेडिट की मदद से यहाँ पे हम हर पर्टिकुलर सप्लायर या कस्टमर का बैलेंस निकाल सकते हैं मंथ एंड पे। तो नासिर एंड सन्स की तो एक ही ट्रांजैक्शन है, इसी तरह एहसन ब्रदर्स की भी एक ही ट्रांजैक्शन है, वो है 130,000 की। कहां से आ रहा है ये, पीजे से आ रहा है, परचेज जर्नल। डेट क्या है इसकी, 10 मार्च, और यही अमाउंट कहाँ आ जाएगी, बैलेंस के अंदर, क्योंकि कोई नीचे रिटर्न की ट्रांजैक्शन नहीं है और ना ही एहसन ब्रदर्स की कोई और ट्रांजैक्शन है। उसके बाद है जनाब शुएब ट्रेडिंग कंपनी। कब है ये ट्रांजैक्शन, 18 मार्च को। किस अमाउंट से है ये, 70,000 से है। यही अमाउंट कहाँ चली जाएगी, बैलेंस के अंदर। और आखिरी जो ट्रांजैक्शन है हमारी या सब्सिडरी लेजर जो है हमारा, वो है जाहिद एंड सन्स का। ये ट्रांजैक्शन हमारी कब हुई है, ये ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 28 मार्च को, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये है 6,000 की, और यही ट्रांजैक्शन हमारी आ जाएगी बैलेंस के अंदर। जी जनाब, तो हमने स्पेशल जर्नल भी कंप्लीट कर दिया और हमारा एक टॉपिक और खत्म हो गया 2024 की सीरीज का। सेक्शन बी से अब हमारा एक ही क्वेश्चन रहता है जो कि है पेटी कैश बुक, और उसके बाद फिर हम जाएंगे सेक्शन सी की तरफ, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 2024 के एग्जाम के अंदर उसने एक ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अलावा भी और भी रिक्वायरमेंट रखी है जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी पेटी कैश बुक। थैंक यू।